हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग प्रत्येक संडे को लूसेंट बुक की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये पहला संडे है, तो आज से हम लोग लूसेंट बुक की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लूसेंट का जो चैप्टर है वो है इतिहास। इतिहास में भारत का इतिहास, यही हमें पढ़ना है। और बाकी सारे इतिहास है, विश्व इतिहास है, उन सबको भी पढ़ेंगे हम लोग, और भारत के इतिहास को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो देखिए, ये पहला पैराग्राफ आपको बता रहा है कि उत्तर में जो है हिमालय से लेकर के दक्षिण में आपका समुद्र तक ये जो उपमहाद्वीप है, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसमें? पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे किस नाम से बताया गया है? भारतवर्ष के नाम से बताया गया है। भारत का मतलब होता है भरत का देश, और यहाँ के लोगों को बोला गया है भारतीय। भारतीय यानी भरत की संतानें, ठीक है। और इसको अलग नाम से, दूसरा नाम है इसका इंडिया। इंडिया इसको किसने रखा था? यूनानियों ने रखा था। चूँकि ये इंडस नदी, जो कि इंग्लिश में सिंध नदी को इंडस बोलते हैं, तो सिंध नदी के पार, उस पार आता था, तो यूनानियों ने इसका नाम क्या रखा? इंडस रखा। वो इंडस प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे सिंध को, तो उसलिए उन्होंने इंडोस प्रोनाउंस किया और इसका नाम पड़ गया इंडिया। और फिर मध्यकालीन में देखेंगे कि मध्यकालीन में मुस्लिम्स हमारे देश पे आक्रमण करेंगे और यहाँ पे शासन करने की शुरुआत करेंगे, तो उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से बताया है, ठीक है। तो अब देखिए, भारतीय जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास के अध्ययन में रुचि ली, जिन्होंने भारत के इतिहास के अध्ययन में रुचि ली, इन्होंने क्या किया है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अब आता है प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखिए, प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारियाँ कहाँ से मिली? मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, किन किन राजाओं ने भारत पे शासन किया इस दौरान, मौर्य वंश में क्या क्या शासन प्रणाली थी, इन सब की जानकारियाँ हमें कैसे आज पता चली हैं? हुई तो बहुत पहले, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन आज भी उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिली हैं। तो ये कैसे मिली हैं? उस समय का कोई व्यक्ति जीवित अभी तक बचा नहीं है। तो देखिए, इसकी जानकारियाँ कैसे मिली है, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलते हैं। मतलब 4 सूत्र हैं, 4 एजेंट हैं जो कि बताते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में। सबसे पहला धर्म ग्रंथ, यानी कि रिलीजियस बुक्स, रामायण, वेद, पुराण, ये सब। ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि हिस्टोरिकल बुक्स, जैसे जो हिस्टोरिकल बुक्स, जैसे अलबरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है? ये सब ऐतिहासिक बुक्स हैं। और तीसरा है विदेशियों का विवरण, यानी कि जो विदेशी भारत आए थे, भारत में बहुत सारे विदेशी आए थे, यहाँ पे घूमने आए थे, और उन्होंने इस दौरान यहाँ पे भारत पे कई साल रहे। तो कई साल रहने की अपनी जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक किताब में लिखी, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी एक अलग किताब लिखी थी। उन सारी किताबों से पढ़ करके हमें जानकारी मिलती है कि उस समय क्या शासन प्रणाली थी, कौन शासक था, कौन किसका बेटा था, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे पुरातत्व यानी कि खुदाई विभाग, जैसे कहीं ज़मीन की जब खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमें जो सामान मिलती है, जो कि पुरानी सामान मिलती है, बहुत ही पुराने ज़माने की, तो उसे ही बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए, सिक्के हो गए,
कोई पत्थर हो गया, कोई कंकाल हो गया, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है उन लोगों के जीवन शैली के बारे में कि वो किस चीज़ में विश्वास करते थे, उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं थीं और वो ट्रेड वगैरह कैसे करते थे, कहाँ से उनका, किस देश से उनका कैसा संबंध था। तो इन सब की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। ठीक है, तो ये 4 स्रोत हैं। सबसे पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारियां हमें मिली हैं। तो देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है और वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस चारों का नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछा जाए तो क्या होगा? वेद। और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब देखिए, वेदों को संहिता भी बोला गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, जो कि चारों में से सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद बोला गया। ऋचा यानी कि मान लीजिए श्लोक। तो ऋग्वेद में क्या है? कई सारे श्लोक्स हैं। ठीक है, आगे इसमें 10 मंडल हैं, यानी कि 10 चैप्टर्स हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में ये प्रश्न पूछा जाता है कितने मंडल हैं, तो आपको याद रखने हैं 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। होत्री कहते हैं, सॉरी। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, अब मैंने बताया था कि हम लोग किससे जानकारी इतिहास के बारे में लिए हैं? रिलीजियस बुक से, यानी कि धार्मिक ग्रंथ से। तो ऋग्वेद भी एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इससे क्या जानकारी मिली? इससे हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिली। आर्य कौन है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जब वैदिक एज पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तब हम लोग आर्यों के बारे में जानेंगे। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि आर्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके जो तीसरा मंडल है, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। सावित्री सूर्य देवता विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र समर्पित किया है। किसको? सूर्य देवता सावित्री को। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। किसने रचना की थी? विश्वामित्र ने रचना की थी। ठीक है, और ये किसको समर्पित किया था? सूर्य देवता सावित्री को। फिर 9th मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। जो टोटल 10 मंडल हैं, तो इसमें जो 8वां मंडल है, वो हस्तलिखित जो श्लोक हैं उनको क्या बोला गया है? खील बोला गया है। नेक्स्ट, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त हैं। तो देखिए, अभी हम लोग जब इनके सोसाइटी के बारे में, प्राचीन इतिहास का जब अध्ययन करेंगे, अभी तो हम लोग स्रोत पढ़ रहे हैं कि किससे क्या क्या जानकारी मिली। तो अभी जब हम लोग वैदिक एज शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास का जो समाज था प्राचीन समय का, वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और आपका एक है ब्राह्मण और एक है शूद्र। ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे किसको स्थान दिया गया है? शूद्र को दिया गया है। और सबसे ऊपर स्थान दिया गया है ब्राह्मणों को। ठीक है, तो ऐसा उस समय उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर हुआ करता था कि किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है। ये पहले से ही उनके जन्म के आधार पर डिसाइडेड होता था कि वो किस वर्ण में से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, तो इसका स्रोत 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से निकले हैं। कौन? पुरुष ब्रह्मा के ब्राह्मण। भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, इसलिए इनका काम तलवार उठाना और समाज की रक्षा करना है। नेक्स्ट, जंघाओं से निकले हैं वैश्य और चरणों से निकले हैं शूद्र।
ठीक है। तो इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, ठीक है। ऐसा कहाँ बताया गया? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया। किसके 10वें मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट देखिए, वामना अवतार के 3 पगों का व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो आपको जब जानकारी होगी कि वामना अवतार ये वामन अवतार लिए थे आपके विष्णु भगवान, तो उन्होंने 3 पग में पूरी की पूरी त्रिलोक को समाहित कर लिया था। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, और नहीं होगी तो वीडियो को देख लेने के बाद एक बार वामना अवतार की इस कहानी को जरूर यूट्यूब पे सर्च करके कहीं से देख लीजिएगा। तो इसके 3 पगों के बारे में जो जानकारी है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो देख लीजिए, एक ही पुस्तक ऋग्वेद से हमें कितनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, यानी कि सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान के लिए मतलब श्लोक वर्णित है किसमें? ऋग्वेद में। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? इंद्र देवता। और उसके बाद किसका स्थान था? अग्नि देवता का। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र ऋग्वेद से हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा वेद है, 4 वेद हैं। तो अभी पहले वेद के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे वेद देखिए। दूसरा वेद है सस्वर यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु बोलते हैं। तो आपको जितने वेद हैं उनके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री बोलते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु बोलते हैं। और ऋग्वेद में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में मतलब भगवान का, ईश्वर का वर्णन दिया गया है। लेकिन जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद में दूसरी चीज़ दी गई है। दूसरी चीज़ कहने का मतलब ये कि जो आप पूजा पाठ करते हैं उसकी क्या विधि विधान होनी चाहिए। कहीं आप यज्ञ कराना चाहते हैं तो उस यज्ञ में क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या मतलब विधि विधान होनी चाहिए, किस कलर के वस्त्र होने चाहिए, कितने मीटर का कपड़ा होना चाहिए, कितनी दूरी की जगह होनी चाहिए, कैसी वो आकृति होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ दी गई है? यजुर्वेद में दी गई है, ठीक है। अब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में। तो एकमात्र वेद जो कि गद्य और पद्य में है वो कौन है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या दिया गया? आपको पता चल गया कि यज्ञ या बलि के समय जो नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, जो रिचुअल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, उनका कलेक्शन किस में है? यजुर्वेद में है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु बोलते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट, साथ के साथ आपको वीडियो देखते देखते ही तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज, सामवेद। ये तीसरा वेद है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। मतलब कि अब इसमें ऋग्वेद में भी ऋचाएँ हैं और इसमें भी ऋचाएँ यानी कि श्लोक हैं, लेकिन इसके जो श्लोक हैं वो सॉन्ग के फॉर्म्स में है। मतलब कि आप उसे गा सकते हैं, ठीक है। तो इसके पाठकर्ता को उद्रात्री बोलते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि सामवेद में जो कि सुर आपके 7 बेसिक सुर सा रे गा मा पा वाला जो होता है उसका पूरा वर्णन आपको सामवेद में ही देखने को मिला है और इससे पहले किसी और अन्य ग्रंथ में नहीं मिला है। तो इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और ये एकलौता ऐसा वेद है जिसमें ऋचाओं को इस तरीके से लिखा गया है कि वो गाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद को माना जाता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित वेद है। और इसमें क्या है? इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, इन तरह की जो रिचुअल्स होते हैं इसमें क्या है? इन सब विषयों के संबंध में मंत्र और इन सब विषयों के संबंध में मंत्र जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, जरा वो देख लीजिए। रोग निवारण, मतलब ये कि किसी को अगर कोई रोग हो गया है तो आप मंत्र पढ़ के उसके रोग को ठीक कर सकते हैं।
और उन सारे रोग निवारण के लिए क्या क्या आपको जरूरी औषधि लगती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सब इसमें अथर्ववेद में दिया गया है। तंत्र मंत्र की विद्या भी आपको अथर्ववेद में दिया गया है। जादू टोना वशीकरण ये सारी चीज़ों का संकलन कहाँ है, अथर्ववेद में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो मनुष्य थे, चूंकि अथर्ववेद उस समय लिखा जा चुका था प्राचीन समय में, तो वो लोग इन सारी चीज़ों पे विश्वास कहीं ना कहीं करते होंगे, वो लोग इनका परफॉर्मेंस कराते होंगे, इन्हें अपने लाइफ में परफॉर्म करते होंगे, तभी तो ये लिखा गया है, ठीक है। और इसको इतनी महत्व दी गई है, तो इसका मतलब जरूर न जरूर कि ये लोग इन सारी बातों पर विश्वास करते होंगे। अंधविश्वास, विश्वास, इनके विचार, इन सब का वर्णन हमें ऋग्वेद अथर्ववेद में देखने को मिलता है। देखिए, अथर्ववेद से पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, वह कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वह वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या बोला गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। नेक्स्ट, अब ये वेद वाला बात आपका खत्म होता है। तो वेद जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वेदों को आप ऐसे ही खोल के नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेदों को आपको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इन वेदांगों को पहले आपको जानना पड़ेगा। 6 वेदांग बताए गए हैं: शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इन सब की अगर आपको जानकारी है तो ही आप वेदों की स्पष्ट बातों को समझ पाएंगे। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और 5 पुराण, जिनमें से 18 में से 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें क्या बताया गया है? राजाओं की वंशावली बताई गई है। कि मौर्य वंश के बारे में अगर आपको जानना है तो विष्णु पुराण पढ़िए। विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश की में पहला शासक कौन था, दूसरा कौन था, उसके बाद कौन आया, लास्ट शासक कौन था, इन सब की जानकारी आपको पूरी की पूरी कहाँ मिल जाएगी? विष्णु पुराण में मिल जाएगी। तो राजाओं की वंशावली आपको 5 पुराणों में देखने को मिलती है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। तो किस पुराण से किस राजा की जानकारी मिलती है, किस वंश की जानकारी मिलती है, सॉरी, ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए, उस समय जो आपकी एंशियंट सोसाइटी थी, प्राचीन जो समाज था, उसमें शूद्रों की स्थिति और स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उन्हें इन सब रिचुअल्स में, जो कि पूजा पाठ और मंदिरों में प्रवेश करना, इन सारी चीज़ों में उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे बताया गया कि उनको ये भी अधिकार नहीं था, स्त्रियों और शूद्रों को, कि वे वेद पढ़ सके। उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब जब पुराण आया तो उन्हें ये बोला गया कि आप बस पुराण को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो मंदिरों में जब पुराण अगर पुजारी पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप जा सकते हैं। कौन? स्त्री और शूद्र। बाकी को तो मना नहीं था, लेकिन इन लोगों को वेद पढ़ने से मना किया गया था। नेक्स्ट देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के समय की जानकारी देती है। तो देखिए, स्मृति ग्रंथ, 2 स्मृति आपको बताया गया। शुंग काल के समय की जानकारी चाहिए तो मनुस्मृति में देखिए, और उसके बाद नारद स्मृति से आपको गुप्त वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। हीनयान कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था। इसका जो एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथाओं का क्या है? वर्णन किया गया। किसमें? हीनयान की पुस्तक है कथावस्तु। ये कौन सी पुस्तक है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। आगे अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग जान रहे हैं कि किस पुस्तक में क्या वर्णन किया गया है और उससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मनुस्मृति पढ़ेंगे तो हमें
किसकी जानकारी मिलेगी, मनुस्मृति से हमें शुंग काल की जानकारी मिलेगी और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। तो इसी तरीके से जो जातक है, ये जातक भी क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और हीनयान का जो कथा वस्तु है ये भी बौद्ध ग्रंथ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों में महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम बोला गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के रचयिता मतलब संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनके जीवन में महावीर स्वामी जो संस्थापक थे उनके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल्स आए, क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या क्या मतलब उन्होंने उपदेश दिए, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कल्प सूत्र में मिलती है। ये क्या है, जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य कालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। तो देखिए, महावीर जब उस समय जब थे, महावीर स्वामी, तो किस राजा के साथ उनके समकालीन, वो धरती पे अकेले तो थे नहीं, उनके समकालीन हो सकता है बनारस में कोई और राजा हो रहा हो, तो उस राजा के साथ इनके कौन कैसे संबंध थे, कौन कौन से राजा इनसे प्रभावित थे, कौन कौन से राजा इनसे प्रभावित नहीं थे, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है। तो 2 पुस्तक हम लोगों ने जाना, 3 जाना, एक तो आगम, ये भी जैन ग्रंथ है, दूसरा कल्प सूत्र, ये भी जैन ग्रंथ है, और तीसरा है भगवती सूत्र, ये भी जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो आप लोगों ने चाणक्य का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। तो चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये एक ऐसी पुस्तक है कि ये आपको इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक दृष्टिकोण वाली पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें कुछ भी आपको आर्थिक जानकारियां नहीं मिली हैं कि मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों की उन्होंने व्याख्या नहीं की है। जीडीपी क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की उन्होंने व्याख्या नहीं की है। इन्होंने राजपाट को कैसे चलाना है, उसके लिए क्या क्या नीति होनी चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, आदर्श राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सब की बातों इन्होंने अर्थशास्त्र में बताई हैं। वह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इनका जो बुक है वो 15 सेक्शंस में, और उसके बाद 180 और उसमें चैप्टर्स बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इनके क्या थे, शिष्य थे। तो उससे क्या मिलती है, जो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे मेनली हमें मौर्यकालीन के समय की जानकारी मिलती है। आगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। तो आपको कश्मीर का इतिहास शुरू से ले करके पूरा जानना है, तो आपको ये पुस्तक पढ़नी है, राजत रंगिणी या रजत रंगिणी जो भी है। इसके रचयिता कौन है, कल्हण है। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं की पूरी हिस्ट्री आपको इस पुस्तक में रजत रंगिणी में बताई है। नेक्स्ट देखिए, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों ने, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था, तो उसका पूरा का पूरा वृतांत चचनामा, जो कि लेखक हैं अली अहमद, इनकी पुस्तक से मिलता है। अष्टध्यायी, अब ये सारी जो पुस्तक अब हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से बता दे रहे हैं, ये जो हम लोगों ने पुस्तक पढ़ना चालू किया है अर्थशास्त्र से लेकर के रजत रंगिनी, चचनामा, ये सब आपके हिस्टोरिकल बुक्स हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ आपके जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उससे पहले पुराण थे, स्मृति थी, और उससे भी पहले वेद थे। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अष्टध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। तो आपसे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है और इसके लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक का नाम है अष्टध्यायी और लेखक है पाणिनि।
इसमें मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के पहले मगध पर कौन शासन कर रहा था, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, अष्टध्यायी के पुस्तक पाणिनि से, अष्टध्यायी पुस्तक जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है उससे। नेक्स्ट देखिए, कल्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। तो गार्गी संहिता, ये ध्यान रखिएगा किसने लिखा है, कल्यायन ने लिखा है। तो इससे क्या मिलता है, इससे जो यवनों ने भारत पे आक्रमण किया था, किस समय आक्रमण किया था और उसी को बचाने के लिए अखंड भारत का निर्माण किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको, उसको गद्दी पर से हटा करके। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि जो थे, पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के शासक थे जो कि बाद में आपके मौर्य के बाद, गुप्त के बाद आते हैं, मौर्य या गुप्त के बाद आते हैं। तो इसमें क्या है कि पतंजलि जो हैं इनके दरबार में रहते थे, किसके, पुष्यमित्र शुंग के। तो इन्होंने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य इस जो कि है, इससे हमें क्या मिलता है, इसकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य, और इससे हमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारे हिस्टोरिकल बुक्स थे। अब आपका बुक्स वाला क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। मैंने आपको 4 स्रोत बताए थे। सबसे पहला रिलीजियस बुक्स, तो रिलीजियस बुक्स में हम लोगों ने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा और उसके बाद स्मृति ग्रंथों को पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जैन ग्रंथ, धर्म और फिर बौद्ध ग्रंथ, इन सब को पढ़ा। ये रिलीजियस बुक्स के अंदर आ गए। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स में हमने क्या पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, फिर अष्टध्यायी पढ़ा, फिर उसके बाद ये कश्मीर के जो हैं, कश्मीर के कलहड़ के राजा, कलहड़ ने जो पुस्तक लिखी है रजत रंगिनी, इसके बारे में पढ़ा। फिर पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर चचनामा के बारे में जाना। तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल बुक्स हैं। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी पे। तो देखिए, अब विदेशी यात्री, मैंने बताया था कि विदेश से बहुत सारे लोग आए थे, अब एडवेंचर की तलाश में या फिर घूमने फिरने के शौक़ में या फिर यहाँ पे देखने उखने के लिए आए थे कि यहाँ पे क्या प्रशासन चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है। तो उनको मन था कि नए प्लेस पे जाएं और वहाँ रहें। तो ये लोग भारत आए थे। तो इन लोगों ने जब भारत आए थे तो ये यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रह कर के पढ़े भी, शिक्षा भी यहाँ से प्राप्त किए, नालंदा विश्वविद्यालय से। तो अब इन सारे ने क्या किया था, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जितने साल ये भारत रहे तो भारत उन्हें कैसा लगा, भारत में क्या क्या चीज़ें उस समय हो रहे थे, इन सब की जानकारी उन्होंने अपने अपने पुस्तक में लिखी है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूनानी रोमन लेखक, ये जो विदेशी यात्री थे वो एक ही देश से नहीं आए थे, अलग अलग देश से आए थे। कोई चीन से आया था, कोई अरब से आया था, कोई यूनान से आया था। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है यूनानी रोमन लेखक का। इसमें नाम आता है टेसियस का। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो टेसियस का जो पुस्तक है उसको जब पढ़ा गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि चौंका देने वाले थे। तो इस वजह से उस पर विश्वास करना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। नेक्स्ट देखिए, हम सारी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। हमने जो बुक्स में जो डेटा दिया गया था उस पे हमने सारा चीज़ों पे विश्वास नहीं किया। हमने बस उन्हीं चीज़ों पे विश्वास किया कि बुक में जो दिया गया है और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जो खुदाई करने पर जो साक्ष्य मिले, इन दोनों के बीच में अगर मैचिंग पाई गई तो समझिए कि हाँ, लगभग कहा जा सकता है कि हाँ, बुक का डेटा, बुक की कही गई बात सही है। लेकिन अब आप हवा में बात कर दें कि वो राजा हवा में उड़ रहा था, इन सब आश्चर्यजनक बातें करें तो ये क्या हो जाएगा, ये अविश्वसनीय हो जाएगा। इसीलिए टेसियस की पुस्तक को अविश्वसनीय बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, आपको पता ही होगा।
इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों से भरा हुआ है। तो बस इतना याद रखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। नेक्स्ट तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेस्क्रिटस, ऑस्टिबुलस, ठीक है, निरियाकस, ओनेक्रिटस और ऑस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे निरियाकस, ओनेक्रिटस और ऑस्ट्रिबुलस, इनके जो विवरण हैं उसे हमने विश्वसनीय माना है और प्रमाणित माना है। क्यों? क्योंकि सिकंदर के समय जो बहुत सारे शिलालेख वगैरह भी थे तो उनसे भी वेरीफाई हो जा रहा था कि बुक में जो डेटा दिया गया है वो उनसे मैच कर रहा था लगभग, तो उनकी बातों को हमने सही माना। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इससे मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो मेगास्थनीज और डाइमेकस, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा है डाइमेकस जो एंटियोकस प्रथम का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इन दोनों पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट डाइमेकस, और ये जो अगला है डायोनुसियस है ये, ठीक है, यह मिस्र राजा नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो आपसे प्रश्न आएगा हुर भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर होगा टालमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में बताया गया है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। फेरिफ्लेक्स ऑफ द इजिप्शियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में तो जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी दी है। फेरिपल्स ऑफ द अरेबियन सी। अब आ जाइए चीनी लेखक पे। चीनी लेखक में फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, मतलब गुप्त वंश का शासन था उस समय आया था और उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। किसने? फाहियान ने। सुनयगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो सुनयगन ने क्या किया? चीन है वो आज भी आप लोग देखते हैं कि ये बौद्धिज्म विचारधारा पे चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ही ले गया है ये सारी चीज़ें और ये बात प्रमाणिक है कि यहाँ से देखिए खुद ब खुद दिख रहा है कि कई सारे चीनी लेखक लगातार भारत आए हैं। तो उन्होंने ही बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ से गौतम बुद्ध से और उनके शिष्यों से ली और अपने देश जाकर के उसका प्रचार किया। तो हालांकि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से धर्म हमारा फैल रहा है। आगे देखिए, लेकिन उसका मेन जो ओरिजिन है वो कहाँ है? इंडिया है। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने
तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसकी भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिला। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति का वर्णन मिला। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो देखिए हुएंग ये किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन के शासन में आया था और ये 629 ईस्वी में चीन यहाँ मतलब भारत पहुँचा था। 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया था। नेक्स्ट देखिए ये पहुंचा किस राज्य में था? कपीसा या कपिला, यही कोई राज्य है इस नाम से, और वहाँ पे पहुंचा था। 15 वर्षों तक ये भारत रहा, फिर वो लौट गया कहाँ? 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो ये क्यों आया था? नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और उसके बाद इसने जितने बौद्ध धर्म ग्रंथ थे वो एकत्र किया और अपने साथ ले जाने के लिए आया था। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है CU के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन के समय में समाज की क्या स्थिति थी इसके बारे में उसने बताया है। और उसने एक जो जानकारी दी है वो ये दी है कि इसके अनुसार जो सिंध का जो राजा था वो क्या था? शूद्र था। अब देखिए यहाँ दिया गया हुएन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। नेक्स्ट नाम आता है इत्सिंग का, ये भी चीनी लेखक था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपना विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय में भारत का वर्णन किया है। तो इसने अपने विवरण में क्या बताया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और अपने समय में भारत का समाज कैसा था उसके बारे में बताया है इत्सिंग ने। नेक्स्ट आइए अरबी लेखक। अरबी लेखक में नाम आता है अल बरूनी का। यह महमूद गजनवी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उसकी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था और आपको पता होगा कि यहीं से क्या होता है, महमूद गजनी के अटैक के बाद ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। ये अपना गुलाम यहाँ पे छोड़ के चला जाता है और वो गुलाम क्या करता है? यहाँ पे शासन करता है। सॉरी, वो महमूद गजनी नहीं, मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही यहाँ से भारत पर क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए अन्य लेखक में नाम आता है तारानाथ और मार्को पोलो का। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कुंगयर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये अन्य लेखकों में 2 नाम है। ये एक तिब्बती लेखक है, कौन है? जिसका नाम है तारानाथ। इसने कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ लिखा। मार्को पोलो यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था और पांड्य इतिहास की जानकारी इसके पुस्तक से मिलती है। तो ये थी आपकी तीसरी बात। अब आ जाइए जो कि सबसे लास्ट है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। देखिए 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो बोगज कोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, इसमें हमें वैदिक देवता मित्र होगा या इंद्र होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मित्र, वरुण, इंद्र, अच्छा इंद्र यहाँ है तो ये मित्र सही है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इनकी नासत्य अश्विनी कुमार, ठीक है, के नाम की जानकारी मिलती है। बोगज कोई को एशिया माइनर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
तो मध्य धर्म में भागवत धर्म, अभी हम लोग आगे विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें से एक है भागवत धर्म जो कि सेंट्रल इंडिया में विकसित हुआ। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? यवन राजपूत होलियोडोरस, होलियोडोरस का जो वेस नगर का स्तंभ लेख है, वेस नगर का स्तंभ लेख, इससे इसकी जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में क्या था, भागवत धर्म का उदय होने वाला था, मतलब विकास हो गया। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खाखेल इनके शासक में है। तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है। ये आपको एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा कि जूनानगर का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के नाम से है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। ऐसे ही ये सारे के सारे ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में यही सारे आते हैं। अगर चैप्टर से, ये जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अगर जितना पढ़ाया जा रहा है उसे कंप्लीट कर लेंगे तो इस चैप्टर से जितने भी सोर्सेस से अगर प्रश्न आएंगे तो आपके एक भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की का जानकारी देने वाला अभिलेख शाह गौरा अभिलेख था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। कश्मीरी नौपाषाण पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम से क्या मिला है कि लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे, इसका साक्ष्य हमें मिला है कश्मीर में। तो कश्मीरी नौपाषाणी जो पुरा स्थल है उससे हमें इसकी जानकारी मिली है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अरिकमेडु यानी कि पांडुचेरी के निकट एक जगह है, वहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये सिक्कों के बारे में थी। तो सिक्कों में क्या, खुदाई में कई सारे सिक्के मिले होंगे। तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का बोला जाता था और इसे हिंदी साहित्य में कासारपण भी बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, सिक्कों पर जो लिखने का सर्वप्रथम काम है, डिजाइनिंग वगैरह लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। और समुद्रगुप्त ने उस पर एक अपनी प्रतिमा बनवाई है बीड़ा बजती हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। और अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट एक जगह है, यहाँ से रोमन सिक्के मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। प्राचीन भारत का पहला चैप्टर भारतीय इतिहास के स्रोत कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं उसको देखिए। अब यहाँ से जा कर के हमारे प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है। इससे पहले हमने अभी किसी घटनाओं के बारे में नहीं जाना, कब कौन सी घटना हुई इन सब के बारे में नहीं जाना, बस हमने पुस्तकों के बारे में जाना, किससे क्या जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ये क्या है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल बोला गया। तो मतलब इतिहास का एक ऐसा भी पीरियड है, हो सकता है इन लोगों को लिखना पढ़ना भी ना आता हो, उससे पहले की बात, ठीक है। जब इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो ये लोग कैसे अपने बारे में लिख पाएंगे? उस पीरियड को बोला गया क्या? प्रागैतिहासिक काल। की वो ऐसा पीरियड जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मानव विकास के उस काल के इतिहास
उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो इतिहास केवल उसी समय, इसी पीरियड, टाइम पीरियड को बोला गया है कि जिसका हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो इवेंट्स हुए हैं इनका पूरा का पूरा रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास है, उसको हिस्ट्री बोला गया है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल उस पीरियड को बोला गया है कि इस टाइम पीरियड का जो है, इस समय मनुष्य तो हुआ करते थे, चीज़ें भी हुआ करती थी, लेकिन इस समय ये लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे, इसकी कोई लिखित एविडेंस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसी को बोला गया है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। अब यहाँ देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल ये अलग बीमारी है कि मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि मतलब इसके तो रिटन रिकॉर्ड्स तो हमारे पास हैं, अब किस राइटिंग में लिखा गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, उससे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो इन ऐसे टाइम पीरियड को किस में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो ये दोनों के दोनों आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, तो इसके कोई भी रिटन एविडेंस हमारे काम लायक है ही नहीं, तो इसकी जानकारी हमें रिटन सोर्सेस से मिलनी इम्पॉसिबल है या फिर न के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अब देखिए, जो पूर्व पाषाण यानी कि जो पैलियोलिथिक एज था, अर्ली पीपल वाला जो एज था, उसमें ये लोग जीविका कैसे करते थे। आज जो हमारे जीविका यानी कि हम लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं, नौकरी, काम धंधा, कृषि, मोस्टली तो हम लोग कृषि से ही काम चला लेते हैं। तो अब इस समय क्या था, इस समय इनका जो जीविका का मुख्य आधार था क्या था, शिकार। ये बस जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और न्यू पैलियोलिथिक एज में किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी कहाँ से मिला, इसके जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं सर जी, क्योंकि हमारे पास तो रिटन रिकॉर्ड्स हैं नहीं, तो हमें कैसे पता है कुल्हाड़ी बनाई थी उन लोगों ने। तो इसका जो प्राप्ति स्थल है, खुदाई से हमें इसकी जानकारी मिली है। अतिरपक्कम ये एक जगह है, उससे हमें जानकारी मिली है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। तो इन लोगों ने कृषि के लिए जो सबसे प्राचीन फसल जो उगाई थी या अपनाई थी वो कौन थी, गेहूं और जौ, सबसे पुरानी फसल। नेक्स्ट देखिए, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। तो पूर्व प्रस्तर युग में जो थे वो सारे के सारे जो औजार थे वो किसके बने थे, स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। तो सबसे प्राचीन जो शहर था, सबसे प्राचीन शहर, जैसे आज बनारस, जयपुर, वैसे उस समय सबसे पुराना जो सबसे पहले जो शहर आया, क्योंकि शुरुआत में ये लोग एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे। शुरुआत में ये लोग क्या थे, एक जगह रहते थे, फिर कुछ दिन बाद वहाँ से दूसरे जगह जाते थे। तो इन लोगों ने अपने घर भी नहीं बना रखी थी, ये लोग बस गुफाओं में रहते थे। बाद में इनकी जो होमो सेपियंस वाली जब प्रवृत्ति आई न्यू पैलियोलिथिक एज में, तो वहाँ से इनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। इन लोगों एग्रीकल्चर को जाना, पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, आग भी आ गई थी, तो इन लोगों ने कृषि करना शुरू किया, गेहूं और जौ को उगाया।
फिर उसके बाद कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे इनके लाइफ स्टाइल में मतलब चेंज आया। तो ये लोग एक जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और सेटल्ड लाइफ जीने का मतलब कि कई सारे लोग जब मिल करके एक जगह रहेंगे तो उनकी कम्युनिटी, सोसाइटी विकसित होगी। तो ऐसे ही एक शहर विकसित हुआ मोहनजोदाड़ो। ये सबसे पुराना शहर है जो कि विकसित हुआ। लेकिन इसका अर्थ अगर सिंधी भाषा में देखा जाए तो क्या है, मृतकों का टीला। अब शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा। प्रागैतिहासिक काल क्या थी, इतिहास का वो पीरियड था जिसके बारे में हमें कोई भी रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं था, पहली बात। और उसके बाद हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखा कि ऐसा पीरियड जिसके रिटेन एविडेंस तो अवेलेबल हैं लेकिन उससे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, तो फिर इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है, कुछ सिक्कों से मिली है, कहीं कहीं गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, कहीं कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। मतलब खुदाई से मेनली इन सब पीरियड की जानकारी मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला ये लोग जब प्रागैतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल की जब मानव थे, उनका जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था, प्रमुख मतलब काम धंधा जो कि उनका आजीविका चलाने का साधन क्या था, शिकार करना था। वो लोग शिकार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, आसपास के जंगलों के जो फल थे उन्हें तोड़ करके खा लेते थे। तो यही इनका मुख्य व्यवसाय था। ये एक जगह पे नहीं रहते थे। बाद में जब नवपाषाण काल आया तब इनके लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, क्योंकि आग की डिस्कवरी हो चुकी थी और उसके बाद पहिए का आविष्कार भी हो चुका था। तो इससे इन लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा और उसके बाद ये लोग सेटल्ड लाइफ में कन्वर्टेड हो गए। और सेटल्ड लाइफ में कन्वर्टेड होने के बाद इन लोगों ने एक शहर बनाया मोहनजोदाड़ो। और ये सबसे प्राचीन शहर है भारत का और यहीं से शुरुआत हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये आपका तीसरा चैप्टर है। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी मानी गई है, ईस्वी पूर्व मानी गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता सर किस समय, किस टाइम पीरियड की बात है, 2350 से 1750 ये आपकी बताई गई है। तो ये डेट बताने के कई सारे टेक्निक्स हैं। तो उसमें से एक टेक्निक जो आपके हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट अपनाते हैं वो क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें डेट का पता चल जाता है एग्जैक्टली कि ये वस्तु कितने साल पुरानी है। उस वस्तु से कार्बन की मतलब कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं लैब में ले जा करके और तुरंत बता देंगे कि ये वस्तु आज से 100 साल 200 साल कितने 100 साल एग्जैक्ट आपको बता देंगे कि हाँ इतने 100 साल के बीच में ये वस्तु रही होगी। तो इसके अनुसार बता दिया गया है कि जो आपका सिंधु सभ्यता है वो 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में मानी गई है। ईस्वी पूर्व, सॉरी ईस्वी बार बार निकल जा रहा है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये एक नंबर में सबसे पहला प्रश्न आता है सिंधु सभ्यता से। सबसे पहले तो टाइम पीरियड वाला आता है, फिर दूसरा प्रश्न यही आता है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस इतिहास के किस काल में रखा जाता है, तो सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल या ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके रिटेन साक्ष्य तो अवेलेबल हैं लेकिन उसे पढ़ना मतलब अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए, तो इसे कांस्य युग में रखा गया है। और इसके जो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। मतलब यहाँ पे जो लोग रहते थे वो आए कहाँ से थे, तो ये इन्हें द्रविड़ बोला गया या भूमध्य सागरी बताया गया। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगेदोर। अब इसकी सीमा कहाँ तक है, तो सबसे पश्चिमी है सूतकांगेदोर बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल है मांदा में, जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में। और जो दक्षिणी पुरास्थल है वो टाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये चार आपकी सीमाएं हैं, चारों दिशाओं में ये कहाँ कहाँ तक फैला था। सबसे पश्चिम में सूतकांगेदोर बलूचिस्तान में, पूरब में आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरास्थल इसका था जम्मू कश्मीर मांदा में। और नेक्स्ट आपका दक्षिणी पुरास्थल कहाँ था,
अहमदनगर महाराष्ट्र में था, टाइमाबाद। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। तो जितने भी स्थल पाए गए हैं बहुत दूर तक फैला था, जैसा कि मैंने आपको इसकी पूरी बाउंड्री आपको बता दी है। तो ये मतलब 3 देशों तक फैला था। सोचिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों तक ये फैला था। तो जो ये सभ्यता है इसमें बहुत सारे हमने साइट्स को खंगाला है, लेकिन उसमें से 6 ही ऐसे साइट्स हैं जिन्हें क्या बताया गया है, मेजर सिटीज यानी कि महानगरों यानी कि बड़े नगरों की संख्या दी गई है। और ये 6 कौन कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये प्रश्न आपका जरूर इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया एक बार कि स्वतंत्रता के बाद मतलब जब देश का विभाजन हुआ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा के जो शहर हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। तो लोथल और सुतकांगेदोर क्या था? बंदरगाह यानी कि पोर्ट था। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों पे कई सारी डिजाइनिंग की गई है, इसका साक्ष्य हमें मिलता है कालीबंगन से। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत क्या है? वो है अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एंड 2.41 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चिता और भैंसा विराजमान है। तो पशुपति देव की ये लोग पूजा करते थे। इसका एक साक्ष्य में कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। वहाँ एक सील मिली है, उस सील पे पशुपतिनाथ की आकृति बनी हुई है। और इसमें बताया गया कि उनके चारों ओर ये जो 3 मुख वाले देवता हैं, इनके चारों ओर क्या बनाया गया? जानवरों की आकृति बनाई गई है। और वो जानवर कौन कौन से हैं? वो जानवर हैं आपके हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो से मिले हैं। मनके यानी कि ये जो गोलियां वगैरह होती हैं, जो कि कंचे वगैरह खेलते हैं, उन्हें मनके बोला गया है। ठीक है, तो उसके जो कारखाने हैं वो कहाँ से मिला है? लोथल और चनहूदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग मान लो ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम लोग दूसरा लाइन यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन ये लोग यहीं से इसके नीचे से इधर आते थे, फिर यहाँ ख़त्म हुआ फिर इसके नीचे से आते थे, फिर यहाँ ख़त्म हुआ फिर इसके नीचे से ऐसे लिखना शुरू करते थे। ठीक है, तो इनके लिखने की अलग लिपि थी और इस लिपि को बोला गया है भाव चित्रात्मक शैली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। यानी कि नगरों का जो इनका जो बहुत ही अच्छा वेल स्ट्रक्चर नगर थे, ऐसा नहीं था कि ये रैंडमली आकर के बस गए थे। इनकी प्रॉपर टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि नगर ऐसे थे, बीच में सड़क बहुत ही चौड़ी, फिर इसके किनारे किनारे नालियाँ बनी थी, नालियों की साफ़ सफाई, उसके सीवेज और इनका पानी कचरा पूरा कहाँ गिरता था, इसकी प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट देखिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये भी एक बात है कि जो इनके घरों के दरवाजे थे वो सामने न खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। और इसमें क्या थे कि हर घरों में एक कुआं हुआ करता था,
ताकि उससे ये लोग अपने पानी वगैरह की नीड को पूरा कर सके। तो देखिए ये लोग लोथल एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पे घरों के दरवाजे सामने की तरफ खुलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए सैंधो, एक सेकंड किधर गए, हाँ, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो कि प्रागैतिहासिक काल अभी हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक में आपको बताया गया है कि सबसे पुरानी जो फसल है वो गेहूं और जौ थी। तो सिंधु सभ्यता की भी प्रमुख फसल यही थी, गेहूं और जौ। तो सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उस समय चीनी वगैरह नहीं होता था कि चलो चीनी डाल लिया, टाफ़ी खा लिया, इससे मीठा हो गया, कुछ रसगुल्ला खा लिया, नहीं, यहाँ पे मिठास के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, शहद का। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान रखिए कि अब ये लोग चावल भी उगाने लगे थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से। इससे पहले अभी तक हमें चावल का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पावासी जो थे वो चावल का खेती करते थे, ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल और से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घोड़े के भी अस्थियों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ से, सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो मेसोपोटामिया ये भी एक अपनी सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की प्राचीन सिविलाइजेशन है। तो इसमें भी यहाँ के अभिलेखों को देखने से एक वर्ड आता है मेलूहा, ठीक है। तो मेलूहा का अर्थ जब देखा गया तो वो सैंधव सभ्यता से ही लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्गों के हाथ में था, वणिक वर्गों के हाथ में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। देख लीजिए, इसी लूसेंट में दिया गया है। और ये प्रश्न जब पूछा गया था एसएससी में तो बच्चों ने आंसर नहीं किया था कि ये दिया कहाँ है। अब पूरा एनसीईआरटी पढ़ें, नहीं, पूरा एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाएंगे, उतनी समय आपको नहीं है। आपको अन्य सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। आपको केवल जीएस में ही स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है। तो केवल और केवल लूसेंट को ही 2 से 3 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो मातृ देवी यानी कि अभी मैंने बताया कि भूमि की ये लोग पूजा करते थे, तो सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। और ये लोग वृक्ष पूजा, शिव पूजा भी इनमें प्रचलित थी। और फिर उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले इन्हीं लोगों की देन है। और ये लोग इसका प्रयोग किसके लिए करते थे, सूर्य की उपासना के लिए करते थे। और यहाँ मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर का कोई वर्णन या कोई अवशेष नहीं मिला है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों की विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड। स्त्री मुन्य मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। ऐसा क्यों अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था? इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो स्त्रियों की ही मिली हैं। नेक्स्ट, सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे।
कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो देखिए इनका जो शहर था वो दो पार्टों में डिवाइडेड था, एक सिटाडेल बोला गया और एक लोअर टाउन बोला गया। तो सिटाडेल थोड़ा सा ऊपर होता था जहाँ पे धनिक वर्ग के लोग रहते थे जो कि वहाँ रूल किया करते थे, और जो यहाँ पे जो लोअर टाउन था वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो जो सिटाडेल था वो पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ था, मतलब कि अच्छे से पूरा का पूरा उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। तो ये एकमात्र एक ऐसा शहर मिला है कालीबंगा जहाँ पे क्या है कि सामान्य लोगों को रहने वाला जो लोअर टाउन है, निचला शहर, उसे भी क्या किया गया है, किले से घेरा गया है। नेक्स्ट, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लूथर और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। लूथर और कालीबंगा से क्या मिली है, युग्म समाधियां। नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या है, बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा फिगरिन्स भी यहाँ से मिले हैं। तो ये टेराकोटा फिगरिन्स क्या होते हैं कि एक मिट्टी को आग में ऐसे पकाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये लोग ईंट का भी निर्माण करते थे और नक्काशीदार, ये लोग ईंटों पे आकृति भी बनाते थे, तभी तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे घरों को बनाए रखा था। तो ईंट के बिना ये संभव नहीं था। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, मिट्टी को बहुत ही अच्छे से पका करके टेराकोटा बनाया, और उस टेराकोटा को ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा एक टेराकोटा बनाया और इस पे कुछ चित्र बना दिया, इसी को बोला गया टेराकोटा फिगरेंस। नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे हैं और इसके उत्खननकर्ता कौन है, और वर्तमान में ये स्थान कहाँ है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता यानी कि इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को माना गया है। पाकिस्तान के मोंटागोमरी जिला में है। तो प्रश्न आएगा, तो इससे ज़रूर एक प्रश्न आएगा कि कौन सा स्थान किस जगह पे आज वर्तमान में स्थित है, कौन इसके खोज करता है, किस नदी के किनारे है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये टेबल। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता पे। अब हम लोगों का सैंधव सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में वैदिक सभ्यता के आगे वाले लेसन से। वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और इसके आगे अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको अच्छे से इसको एक बार दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए मिलते हैं।